गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? डिजिटल क्लास में एक बार फिर कुछ और नई जानकारी के साथ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि स्पाइसेस, कॉटन, इंडिगो और दूसरे रॉ मटेरियल्स का कारोबार करती थी। इन मटेरियल्स को वो भारत से ले जाकर इंग्लैंड में ऊंचे दामों में बेचा करती थी और इंग्लैंड की कुछ बनी हुई वस्तुओं को भारत में लाकर भी बेचती थी। इससे उन्हें रेवेन्यू प्राप्त होता था और इसके लिए उन्हें ढेर सारे पैसे की भी ज़रूरत हुआ करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको पैसे की ज़रूरत अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए फंड की ज़रूरत थी। सो वो फंडिंग उनका एक प्राइम कंसर्न था कि रेवेन्यू उन्हें कैसे मिले। जब बात रेवेन्यू की आ गई तो उनके नज़र में एक बात आई कि हम क्यों ना भारत के भीतर जो उपजाऊ ज़मीन है उसका कमर्शलाइजेशन करें, उस पर बेटर क्रॉप्स हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो और किसानों से हम ऊंची लगान वसूल कर सकें। मुग़लों के ज़माने में कलेक्शन सिस्टम अपने तरीके का था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसमें काफ़ी फेरबदल किया और रेवेन्यू कलेक्टिंग become the company's most important administrative function. The British introduced several land revenue systems to use land as the instrument to strengthen their economic hold over India. भारत में जब ये आए तो बहुत सारा उन्होंने ऐसे पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जिसके चलते उनका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े और ढेर सारी उनकी पूंजी की जो ज़रूरत है वो पूरा हो सके। वॉरेन हेस्टिंग जब 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो उसने रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए टेंडर सिस्टम को अडॉप्ट किया। ये सिस्टम क्या था? इस सिस्टम्स के भीतर बोली लगाई जाती थी कि कौन सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दे सकता है। उसी को ये राइट्स दे दिया जाता था कि आप टैक्स को कलेक्ट करो और ब्रिटिशर्स को दो। जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे उनको एक सर्टेन परसेंटेज भी मिला करता था। अब बात ऐसा हुआ कि जितना उन्हें टैक्स देना होता था ब्रिटिशर्स को, उनका ध्यान होता था टैक्स कलेक्टर का कि हम उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करें और बीच का जो मार्जिन है वो मार्जिन कलेक्टर्स अपने पास रख लेते थे। तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम्स को वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगाया और 5 साल के लिए उन्होंने ट्रेडिंग करने के साथ साथ जो है वो टैक्स कलेक्टिंग के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया और टेंडर सिस्टम के तहत 5 साल के लिए कलेक्टिंग राइट्स देना स्टार्ट किया। लेकिन ये सिस्टम बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके कुछ अपने कारण थे। क्यों? फर्स्ट कारण ये था कि द पर्सन हु बॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑप्रेस्ड द पीजेंट्स टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू। वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों को देने के बाद भी उसके पास कुछ कलेक्शंस बचा रहे। जो बीडर्स होते थे वो कभी कभी अनयूजुअल प्राइस कोट कर दिया करते थे जो कि प्रैक्टिकली उतना कलेक्शन नहीं हो पाता था। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दिखा कि हम जितना टैक्स कलेक्ट करने का टारगेट लेते हैं उतना टैक्स कलेक्ट कर नहीं पाते हैं और ये एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। अनसर्टेनिटी रहती है कि टैक्स का कलेक्शन कितना होगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की ये जो सिस्टम्स थी वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। आगे चल के 3 अलग अलग तरह के रेवेन्यू कलेक्शन मॉडल अंग्रेज़ों ने भारत में लगाए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था महलवारी सेटलमेंट और तीसरा था रियोटवारी सिस्टम। आज हम सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जानेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल और उड़ीसा के भीतर इस परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसीज़ को उसने लागू किया। ब्रिटिशर्स को ये उम्मीद थी कि इस पॉलिसीज़ के तहत वो अपने फंडिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर पाएंगे और एक सर्टेनिटी बनी रहेगी रेवेन्यू कलेक्शन के भीतर और एक मिनिमम अमाउंट जो रेवेन्यू का आएगा वो उनको पहले से पता होता था कि इतना रेवेन्यू का हम हर ईयर कलेक्शन कर पाएंगे और इससे
जमींदारी प्रथा को काफ़ी मजबूती मिली। इस सिस्टम के भीतर ये बात थी कि जो लैंड होल्डर्स या जो ज़मींदार थे उनको अपनी ज़मीन पे मालिकाना हक बना रहता था, प्रॉपर्टी परमानेंटली उनकी ही होती थी और बदले में उन्हें 10/11 रेंटल बेसिस पे रेवेन्यू ज़मीन की जो होती थी वो ब्रिटिशर्स को देनी पड़ती थी। द गवर्नमेंट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड ऑन द जमींदार. Defaulters often lost claim over the land, but the future, any increase in the rental of an estate could be kept for जमींदार himself. यानी कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शंस का ये जो काम था, यदि कोई ज़मींदार या जो लैंडलॉर्ड्स थे यदि उतना वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन को ब्रिटिशर्स खुद कैप्चर कर लिया करते थे। इस पॉलिसीज़ के तहत ब्रिटिशर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ परमानेंट सेटलमेंट के साथ। उनकी कंपनी की अर्निंग जो थी वो कस्टोर्ड अर्निंग बन गई और नो शॉर्टेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो गया कि अब किसी तरह का कोई शॉर्टेज नहीं होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट का रेवेन्यू उनको मिलता रहेगा। इससे एक नए क्लास का भी निर्माण हुआ जो कि ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल थे। ज़मींदार जो थे वो काफ़ी बेनिफिटेड हुए, उनकी ओनरशिप ज़मीन पे बरकरार रही और उनका लैंड जो था वो भी अश्योर्ड था। ऐसा नहीं था कि इस पॉलिसीज़ के कुछ शॉर्ट कमिंग्स नहीं थे, इस पॉलिसीज़ के भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थे। जैसे ज़मींदार का टारगेट होता था कि वो अपनी लैंड को बचाए और जो ब्रिटिशर्स थे उनका टारगेट होता था कि हम कुछ इस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर बना के रखें कि कुछ ज़मीन जो है वो अंग्रेज़ जो है लैंडलॉर्ड से अपने फेवर में ले ले। तो ये भी एक इस सिस्टम की ड्रॉबैक्स थी। अनदर ड्रॉबैक्स जो इस सिस्टम का था वो था कि टैक्स डिमांड वॉज फिक्स्ड एंड कलेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो किसी भी तरह का कंसेशंस देने के पक्ष में नहीं थे। यानी पैदावार हुई या नहीं हुई, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, खेती कमज़ोर हो गई, तो भी टैक्सेशन जो है वो फिक्स्ड था। ज़मींदारों को एक निश्चित अमाउंट हर हाल में, हर कीमत पे, हर सूरत में अंग्रेज़ों को देना होता था। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ड्रॉबैक थी। नेचुरल कैलेमिटीज़ या फ्लड के समय में ज़मींदारों और लैंडलॉर्ड्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाया करता था कि वो अंग्रेज़ों को तय राशि दे पाएँ। दीज लैंड्स वेयर देन ऑक्शन्ड. इस परिस्थिति में उनके ज़मीन को ऑक्शन किया जाता था, नीलामी की जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े अधिकारी होते थे वो इस ज़मीन को वापस खरीद लिया करते थे, अपने हिस्से में कैप्चर कर लेते थे। तो इससे एक नए क्लास ऑफ ब्यूरोक्रेट्स की उत्पत्ति होती है जो कि रीच थे बाय अनफेयर मीन्स। दस द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेड टू द कमर्शलाइजेशंस ऑफ लैंड विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन बंगाल बिफोर. शुरुआती दौर में बंगाल के भीतर इस तरह का टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। जब मुग़लों का शासन था, नवाबों का शासन था, तो टैक्स की प्रणाली सिंपल थी, लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं था और लोग खूब आसानी से टैक्स का पेमेंट कर दिया करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के भारत आने में उनका जो प्राइम कंसर्न था वो रेवेन्यू जनरेशन था, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स था और इसके लिए उन्होंने तरह तरह के सिस्टम्स को अडॉप्ट किया, अनफेयर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया और जो समस्या थी वो गंभीर होती गई। विपरीत परिस्थितियों में भारत के गरीब किसानों की आर्थिक परिस्थिति खराब होती गई। ये परमानेंट सेटलमेंट है जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और उड़ीसा के भीतर लगाया था। तो इस सिस्टम को आप अच्छे से समझें, क्वेश्चंस को करें, पीडीएफ को आप पढ़िए और इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अंग्रेज़ों की डिफरेंट पॉलिसीज़ को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। कोई कमेंट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सजेशन दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।